नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं A1 टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया में आयोजित सम्यक अभियान संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए भास्कर राव रोकड़े ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 15,10,000 शिक्षित युवाओं को 1 जनवरी 2024 के बाद सरकारी नौकरी देने का फार्मूला उनके पास है। सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम आज इस दतिया के पावन भूमि में आयोजित है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक परम आदरणीय कमला पतारी जी, आदरणीय श्री पुष्पराज राजपूत जी, आनंद चौबे जी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आदरणीय गुड्डी जाटव जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विष्णु गुर्जर जी, जसवंत बघेल जी, आदरणीय सोनू चौहान जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव साहब, आदरणीय वासुदेव सरपंच जी, उत्तम कुशवाहा जी, आदरणीय खुमान सिंह जी, पूर्व पार्षद आदरणीय शंभू गोस्वामी जी, आदरणीय CL बौद्ध साहब, रामदास उत्साही जी, आदरणीय VK जाटव जी, पंजाब रावत जी, सुरेश अहिरवार जी, राजा कुरैसी जी, भाई रज्जन खान जी, हरदयाल लल्ला जी, सुदामा जाटव जी, मुकेश आदिवासी जी और मंचासीन अतिथि और हमारे जो प्रमुख साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जिसके बदौलत हम लोग इस कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं, जो हमारे सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर भी हैं, युवा साथियों के लिए संघर्षशील रहते हैं, उनके सम्मान में जोरदार ताली चाहूँगा भाई अशोक दांगी जी। मित्रों, सम्यक अभियान क्या है और सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों की गई, इस पे मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ। चूँकि इस अभियान के प्रणेता आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी हैं। भास्कर राव रोकड़े जी लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और हमेशा उन्होंने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। चूँकि एक लेखक हैं और हिंदुस्तान के ढेर सारे अखबारों का उन्होंने संपादन का काम किया है और समाज की समस्या हो, चाहे युवाओं की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, जो समस्या उनके बीच में आई है, उनके सामने आई है, उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। जब इसी मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोलीकांड हुआ था तो सर ने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम थी पराकाष्ठा। वो हिंदुस्तान की बड़ी चर्चित किताब रही है। वो किसानों की समस्या और मंदसौर गोलीकांड पर निर्भर थी। जब मध्य प्रदेश में विकास के मॉडल को प्रतिबंधित करने का काम था कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, तो आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने किस पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम था छिंदवाड़ा मॉडल, जो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर जी ने उसको विमोचन किया था। उसमें उन्होंने बताने का काम किया था कि विकास होता कैसा है, पूरे देश और प्रदेश में विकास चल रहा है, लेकिन विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए, उसकी बात उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से छिंदवाड़ा में विकास किया था, उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी छिंदवाड़ा मॉडल, जो विकास का जो है पर्याय बन के आया है। तो उन्होंने हमेशा अपनी लेखनी से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। विगत 2 साल पहले, कोरोना से पहले, सर ने टेलीफोन किया, टेलीफोन करके मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी, जो सबसे बड़ी समस्या समूचे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में है, वो पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है। हमें पढ़े लिखे नौजवानों पे बात करनी है, पढ़े लिखे नौजवानों की चर्चा करनी है।
चूँकि मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ, तो सर ने कहा सबसे पहले आप अपने ज़िले में इस बात का सर्वे करिए कि ऐसे कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास आज के तारीख में डिग्री तो है लेकिन खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है। और जब सर के मार्गदर्शन में मैंने जो है रीवा में सर्वे करना शुरू किया, तो अकेले रीवा जिले में 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीए किया है, बीएससी किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, जिन्होंने बीटेक एमटेक किया है, बीबीए एमबीए किया है और ढेर सारी डिग्री लेने के बाद अपने घरों में बैठे। और जब मैंने कहा सर अकेले रीवा में 1 लाख बच्चे हैं जिनके पास डिग्रियाँ तो है लेकिन आज के तारीख में उनके पास खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, सर ने कहा आप उनसे बातचीत करिए, उनके बीच में जाइए। और जब मैंने उनके बीच में जाके नौजवानों से हमने बात किया तो नौजवानों की आंखों में सब आंसू थे। वो कह रहे थे सर हमारे भी सपने थे, मैं भी चाहता था कि पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, मुझे भी लगता था कि पढ़ लिखने के बाद समाज में मुझे इज्जत मिलेगी, कल के तारीख में अगर मैं अच्छी नौकरियों में रहता तो मेरी सामाजिक हैसियत बढ़ जाती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नौकरी नहीं मिली, लौट के मैं अपने गांव को आ गया हूं। जब मैंने उनके बूढ़े माँ बाप से बात की तो उनकी माँ के आंखों में भी आंसू थे। उसको लगता था कि मैंने पेट काट के मेहनत और मशक्कत करने वाला समाज जो गांव में रहता है, खेती करता है, खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और इस उम्मीद के साथ पढ़ाता है कि कल के तारीख में मेरा बेटा जब पढ़ लिख के आगे जाएगा तो गांव में मेरा नाम होगा, शहर में मेरा नाम होगा, तहसील में मेरा नाम होगा, समाज बड़ी इज्जत के साथ हमारा नाम लेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा बेटा फिर से लौट के गाँव में आ गया है और आज उसकी ये हैसियत है कि अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पाता। आज ये हैसियत है कि बूढ़े माँ बाप की दवाई के पैसे उसके पास नहीं है। ये मध्य प्रदेश के नौजवानों के हाल हैं। और जब मैंने आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी से कहा कि सर ये समस्या रीवा की नहीं है, सर ने कहा आप शहडोल में कार्यक्रम करिए, भोपाल में कार्यक्रम करिए, ग्वालियर में कार्यक्रम करिए, बैतूल में, विदिशा में और बालाघाट में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम करने के बाद देखा कि मध्य प्रदेश में आज के तारीख में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिनके पास आज के तारीख में खाने की व्यवस्था नहीं है। तब सर ने पूरे मध्य प्रदेश में सम्यक अभियान की शुरुआत की और सर ने कहा कि पूरे प्रदेश में दौड़ने के बाद मैं पूरे प्रदेश में युवाओं से संवाद स्थापित करूंगा। और जब युवाओं से संवाद स्थापित करने की बात आई तो भाई अशोक दांगी जी जो आपके दतिया से हैं, मैं उनके बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ के सम्यक अभियान के कारवां को बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं उनके लिए हमेशा तालियां चाहता हूँ और आपका सम्मान चाहता हूँ, क्योंकि उनकी चिंता कांग्रेस के राजनीति की तो है, क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस की चिंता के साथ साथ मध्य प्रदेश में नौजवानों की भी चिंता है कि मध्य प्रदेश का नौजवान किस तरह से अपने जीवन का बदलाव करेगा। और उसके बाद जब सर ने संकल्प लिया कि मैं 45 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करके मध्य प्रदेश के शिक्षित नौजवानों से बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन से 1 तारीख से रायसेन जिले के बरेली से 45 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की और 45 दिनों में मध्य प्रदेश की 130 विधानसभाओं में घूम के युवकों से उन्होंने संवाद स्थापित किया। और दोस्तों ये सिलसिला यहीं पर रुका नहीं, क्योंकि सर हमेशा चिंतित रहते हैं। नौजवानों की चिंता उन्होंने कोरोना काल से पहले की, नौजवानों पे उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समस्या गिराने नौजवानों के पास नहीं जाऊंगा, मैं समस्या की बात करने आपके बीच में नहीं आया हूं, समस्या के साथ समाधान की बात करने आया हूं, समस्या के साथ समाधान की बात करने आया हूं। और मैं अपने साथियों से चाहता हूं, अपने आदरणीय बंधुओं से चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी अभी आपके पास में सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, समाधान की बात करेंगे। क्योंकि समस्या गिराने के लिए तो ढेर सारे नेता आपको मिल जाएंगे, समस्या बताने के लिए भी लोगों की भीड़ आपके पास आएगी, लेकिन समस्या के साथ समाधान बताने वाले कितने लोग हैं। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी आपसे बात करेंगे, 40 मिनट की बात करेंगे, समस्या के साथ समाधान की बात करेंगे और आपको बातों को सुनना है, जानिए, छानिए, मानिए। आपको आंख मूंद के किसी की बात नहीं मानना है। आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी की शान उसकी कार्यकर्ता होता है, नेता नहीं होता। अगर आपको अपना शान और स्वाभिमान बना के रखना है तो आपको अपने पावर को जानना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर कार्यकर्ता कभी लीड नहीं करता है, लीड हमेशा मजबूत कार्यकर्ता ही करता है। तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे तब तक आप परिवर्तन की बात नहीं कर सकते और आपकी आवाज़ भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप समस्याओं को सुने, समझें, माने, उसका चिंतन करें और उसकी चर्चा चालू कर दें। क्योंकि जब मैं मध्य प्रदेश में बात कर रहा था
जब मैं मध्य प्रदेश की 45 दिवसीय यात्रा पे था तो नौजवानों से जब मैं बात करता था तो नौजवान तो कहते थे कि सर आपके मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास बेरोजगारी है, हम इस मुद्दों को चलाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्त, ये वही देश है जब ये गुलाम देश था, अंग्रेजों का शासनकाल था, भारतीयों के पास आंदोलन चलाने को पैसा नहीं होता था, लेकिन एक रोटी लेके दूसरे गांव में भेज के मैसेज देते थे कि हम परिवर्तन और देश की स्वतंत्रता की आज़ादी लेके रहेंगे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुद्दों को चिंतन करिए, मुद्दों की बात करिए, और जब मुद्दे आपके चर्चा में आने लगेंगे तो अपने गांव में चर्चा करिए, अपने शहर में चर्चा करिए, और चर्चा जब मध्य प्रदेश में फैलेगी परिवर्तन होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि परिवर्तन की शुरुआत तो दतिया से ही होगी। परिवर्तन का स्तंभ तो दतिया ही बनना है, क्योंकि जितने बहादुर कार्यकर्ता दतिया के अंदर हैं, इतने शानदार नौजवान दतिया के अंदर हैं, इनका उत्साह इतना ज़्यादा है कि सारे अन्याय और अत्याचार को झेलने के बाद भी, ढेर सारे फर्जी मुकदमा झेलने के बाद भी पूरे हौसले के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसलिए इस बात का ये आगाज है कि परिवर्तन तो हमारे दतिया के साथी ही करेंगे। परिवर्तन की शुरुआत तो दतिया से होगी, क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जमाना तो हमारे साथ दतिया से ही शुरू होगा। इसलिए मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपके साथ विश्वास दिलाता हूं कि आपका सम्मान ही मेरा सम्मान है, नौजवानों का सम्मान ही मेरा सम्मान है। और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी पूरे मध्य प्रदेश में नौजवानों के सम्मान के लिए आगे निकले हैं। उनके मुद्दों को सुनिएगा, उनके मुद्दों पे चिंतन करिएगा, उनके मुद्दों पे विचार विमर्श करिएगा। और एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के सारे जानवर भागने लगे, और जब सारे जानवर भागने लगे तो एक चिड़िया जाती और पानी का एक बूंद ले आके उस आग पर डाल देती। सारे जानवर हंसने लगे। जानवरों ने कहा कि चिड़िया, तुम्हारे एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझेगी क्या? उसने, चिड़िया ने कहा कि पता नहीं, ये आग बुझे कि नहीं बुझेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब हिंदुस्तान में परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद के साथ कि आप परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन की आवाज़ बनेंगे, और परिवर्तन इस दतिया के धरती से होगा। इन्हीं सब के साथ आपसे विदा चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप चिंतन मंथन करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। अभी इन्होंने जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय रोकड़े जी के बारे में, उनके जीवन परिचय पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला और उनके विचार हम सबके बीच रखे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस कार्यक्रम के आयोजक और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव आदरणीय अशोक दांगी जी को कि हर दर्द की अपनी एक पहचान होती है, हर दर्द की अपनी एक पहचान होती है और आंसुओं की भी अपनी एक जुबान होती है। बदलते हैं हवाओं का वही रुख जिनके इरादों में जान होती है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय अशोक दांगी जी हम सबके बीच में सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय अशोक दांगी जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भास्कर राव साहब रोकड़े साहब, भास्कर रोकड़े साहब, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज आप सबके बीच में हम सबके मार्गदर्शक, सम्यक अभियान के इस प्रदेश के संयोजक, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के युवाओं की आवाज उठाने वाले हम सबके संरक्षक परम आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी हम सबके बीच में आ गए हैं। हम सब लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। उनके साथ प्रदेश समन्वयक सम्यक अभियान के हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी उनके साथ आए हैं। उनका भी आप सब लोग तालियां बजाकर स्वागत, वंदन करें। एक और उनके साथ
खेमराज संकले जी भी साथ में आए, उनका भी हम सब लोग उनका स्वागत वंदन करें। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय कमला पताड़ जी, हमारे बड़ौनी ब्लॉक कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष आनंद चौबे जी, ग्रामीण दतिया के ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष भाई पुष्पराज राजपूत जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय गुड्डी जाटव जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विष्णु गुर्जर जी, सोनू चौहान जी, कार्यक्रम में जसवंत बघेल जी, केशव दाऊ साहब, अनिल श्रीवास्तव जी, बाजदेव सरपंच साहब, उत्तम कुशवाहा जी, खुमान सिंह बेचैन साहब, पूर्व पार्षद आदरणीय शंभू गोस्वामी जी, सीएल बौद्ध साहब, रामदास उत्साही जी, बीके जाटव जी, पंजाब रावत जी, सुरेश अहरवार जी, राजा कुरैशी जी, रज्जन खान जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरदयाल लल्ला जी, मैथिली शरण बाबू जी, सुदामा जाटव जी, मुकेश आदिवासी जी, अमरीश वाल्मीकि जी, रिंकू यादव जी, दिनेश यादव जी, भूपेंद्र बुंदेला जी, सुनील आदिवासी जी, धर्मेंद्र दांगी जी, कमल किशोर कुशवाहा जी, राम खिलावन राजपूत जी, सद्दाम खान जी, सोनू यादव जी, अमन ठाकुर जी, शांति कुशवाहा जी, नंदिनी कुशवाहा जी, विनोद पाल जी, विक्रम दांगी टेहड़ौत, विक्रम दांगी दतिया, अशोक श्रीवास्तव जी, बल्ली बंसकार जी, महेश कुशवाहा जी, मानवेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र पार्षद जितेंद्र प्रजापति जी, संजय वर्मा जी, प्रमोद बंसकार जी, रवि भदौलिया जी, राजेश दांगी जी, राघवेंद्र दांगी जी, प्रमोद कुशवाहा जी, लाल खान साहब, सुनील खटीक जी, हमारे वरिष्ठ नेता कमरारी आदरणीय रघुवीर सिंह लोधी जी, और सभी हमारे शहनवाज भाई, जिन युवाओं के नाम छूट गए हैं, जावेद भाई, राजेंद्र भाई, जिन युवाओं के नाम छूट गए हैं, संजय दांगी जी, शांति कुशवाहा जी का ले लिया, और वो बैठी है, सभी महिलाएं जी ले लिया, बाबूजी का ले लिया, आदरणीय मैथिली शरण बाबू जी, हितेश विश्वकर्मा जी, और जिनका भी रह गया उन सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हुए सन्नी भाई, भाइयों, आज हमारे मार्गदर्शक संरक्षक भास्कर राव रोकले जी दतिया आए हैं और वो पूरे प्रदेश में घूमकर एक ही उनका संकल्प है कि जब हमारी केंद्र में और राज्य में सरकार आएगी तो कैसे युवाओं को उनका अधिकार दिलाया जाए, कैसे हमारे विनोद भाई भी, आशीष तिवारी जी भी हैं, और जिनके नाम रह गए हैं उन सबसे माफी चाहते हैं, आदरणीय झस्सिया जी हैं और बहुत से साथी रह गए हैं, उन सबसे माफी चाहते हुए भाइयों, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि 2023 में हमारी कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार जब बनेगी, जब दतिया से विधायक कांग्रेस का जीतेगा। और रही बात टिकट की, तो टिकट के कई सर्वे हो रहे हैं, हमारे कमलनाथ जी के भी आदमी यहां घूम रहे हैं, एआईसीसी का सर्वे हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी ऊपर से भोपाल से पूछा जा रहा है, एक एक बिंदु पर पूछ के ही दतिया का टिकट दिया जाएगा। हमारे कमलनाथ जी ने एक ही ठाना है कि दतिया कैसे जीते, कैसे दतिया जीते, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे सारे जो जिताने वाले हैं वो सब हमारे सब सामने बैठे हैं, आप सब लोग ही जिताने वाले हैं, तो आप सबको, आप जिस पे मोहर हमारी बात, तो मैं आज आप सबके सामने कहने देना चाहता हूं कि मैं टिकट के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं 2003 में यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, तभी से मैंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, कई धरना प्रदर्शन किए। आज जो कांग्रेस में अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, वो कांग्रेस में थे ही नहीं जब हम 2003 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 2003 से 2013 तक 10 साल तक हमने संघर्ष किया। दतिया में जब पानी की समस्या थी तो हमने जो सीता सागर आज भरा है, इसकी योजना जब हमने बार बार बाजार बंद किए, चक्का जाम किए, तब जाकर यहाँ पर कैरोलिन फंगवार यहाँ कलेक्टर हुआ करती थी, उनके कई बार हमने धरना प्रदर्शन किए, कई बार प्रभारी मंत्रियों के घेराव किए, तब कहीं वो योजना बनी। मजबूरी में नारायण सिंह कुशवाहा हो चाहे पवार, वो खत्म हो गए, प्रभारी मंत्री थे, उनका घेराव किया। यशोधरा राजे जब प्रभारी मंत्री बनी तो उनका एक घेराव किया,
तब मजबूरी में कलेक्टर परेशान होकर उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी। लेकिन हुआ क्या कि जब 2008 में के बाद सरकार आई भाजपा की, तो उन्होंने केवल जो योजना बनी थी उसका श्रेय यहाँ के भाजपा के मंत्री ने ले लिया। लेकिन उसका श्रेय हम सब कांग्रेसियों को जाता है जिन पे केस लगे हैं। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 43 के रजिस्टर्ड हम पे हुआ करते बने, केस दर्ज हुए थे। और हुआ केस काहे के थे? केवल जन समस्या उठाने के लिए। मैंने 2023 से जब सरकार बनी और मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, सरकार चली गई। 15 साल से लगातार संघर्ष करते रहे और फिर आज भी वही स्थिति है, संघर्ष कर रहे हैं, आप सबके बीच में हैं। आप सबके आशीर्वाद से जब जिला पंचायत का चुनाव लड़े तो बड़ी बड़ी बातें हमारे यहाँ कही जाती थी कि चिमन यादव और ग्राई वाटर यादव बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। वो व्यक्तिगत राजनीति वाले थे। वो कहते थे कि यार तुम्हारे गांव नहीं है, तुम कहां से चुनाव जीत जाओगे। जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे और ग्राई वाटर मंडी अध्यक्ष थे। उनको 5300 वोट से मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा। और जब अध्यक्ष की बात आई तो मैं बिका नहीं। मेरे पास रंजन पटेल और मंत्री को लेकर घर पे आ गए थे, उपाध्यक्ष बना रहे थे। क्योंकि इसलिए और बना रहे थे कि 10 तारीख को जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और 10 तारीख को जनपद अध्यक्ष में हमारे राजू दांगी को जनपद अध्यक्ष मंत्री ने नहीं बनने दिया था। उनको लगा कि दांगी समाज एक बहुतायत में है और दांगी समाज हमसे नाराज हो जाएगी, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, हमको पैसे का भी प्रलोभन दिया। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए झुका नहीं। मुझे 3 वोट हमको मिले, 3 वोट महनवोद की पत्नी को मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, 3 वोट उनको मिले, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए लड़ा। जब से मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो आप लोग बताइए कौन सा हमने संघर्ष नहीं किया। जब जब जिन जिन नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस रजिस्टर्ड हुए तो हम लोगों ने किला चौक पर धरना प्रदर्शन किए। जब राजेंद्र भारती पर केस रजिस्टर्ड हुआ, 2 उन पे केस रजिस्टर्ड हुए, एक वो जमीन वाला एक गाड़ी वाला, दोनों बार हमने किला चौक पर धरना दिया। चाहे सुरेश झा हो, सुरेश झा के लिए हमने धरना दिया। नाथ सिंह के साथ अव्यवस्था की हो तब हमने किला चौक पर धरना दिया। हमारे मुन्ना दाऊ साहब पे जब जिगना वालों पर केस रजिस्टर्ड हुआ तो हम लोग उधवा थाने पहुंच गए थे। हमारे राजेश यादव पर जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो हम कोतवाली पहुंच गए थे। जब जब एसपी साहब के पास पहुंच गए थे, जब जब हमारे कार्यकाल में किसी भी कार्यकर्ता पर कोई उंगली उठाने का काम इस प्रशासन ने किया तो हम पीछे नहीं हटे। मैंने हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी और मैं जो आज भी कहता हूँ आप सबसे कि आजीवन अंत तक आप सबकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा। ये नहीं कि मुझको टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरी पार्टी से लड़ जाऊं। मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, से काम करूंगा। लोग कहते हैं कि मैं सिंधिया जी के साथ राजनीति करता, हाँ करता था। मैंने बहुत लंबे समय से 2003 में जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बना तभी से मैंने सिंधिया जी के साथ राजनीति की। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो मैंने कांग्रेस उनके साथ ना जाकर कांग्रेस में रहकर काम किया। आप सबने उपचुनाव में देखा होगा कि उपचुनाव में मैंने किस तरह से काम किया। अगर मैं नहीं होता तो फूल सिंह बरैया जी 20,000 से चुनाव हारते, पूरी दांगी समाज की कोलियां लुट जाती। लेकिन मैंने पूरी तन्मयता से कमलनाथ जी का आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि तुमको आज ही ज्वाइन करना है, तो मैंने ज्वाइन किया कांग्रेस के लिए। आज रात भी जब जब कांग्रेस की बात होगी, जब जब कांग्रेस के लिए मुझे खून भी बहाना पड़े, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पे का अगर पसीना गिरेगा वहाँ अशोक दांगी खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। आधी रात को 12 बजे आप फोन लगाइए, कभी भी कोई कार्यकर्ता पे कोई मुसीबत और विपत्ति आती है। हमारे जगमोहन भाई साहब पे जब केस रजिस्टर्ड हुए तो हम इनके गांव गए थे, पूछिए आप। और मैंने कहा था भाई साहब कि आप चलिए, हम चल रहे हैं एसपी के पास, क्या समस्या है। हम गए, इनकी समस्या के लिए हमने प्रयास किया। लेकिन हमारे यहाँ का मंत्री बहुत ताकतवर है, वो लोगों को और इतना भय का माहौल जो दतिया में बनाया है उस माहौल को हम सबको खत्म करना है। एकजुट बनाने की जरूरत है, एक दूसरे पर छींटाकशी करने की अब समय नहीं है। हमको पोलिंग बूथ देखना है, पोलिंग बूथ पर कैसे हम मजबूत हो, कैसे हमारे 10-10 लोग निकले, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष,
जो हमारे पोलिंग के एजेंट हैं वो रात दिन लगे हैं, रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लगे हैं, वो उनको चिंता है। हम अभी जब बसई गए, हम सत्य बता रहे हैं आपको, बसई के हम 24 गांव में घूमे तो 7 जगह वहाँ लोग हमारे सामने रोए हैं। जब रोए हैं तो मेरे भी आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब टिकट किसी को मिले लेकिन हम सबके खातिर आप सब लोग एक रहना, दतिया के नेता और सब लोग कांग्रेस के लिए काम करना, क्योंकि हम आज बर्बाद हो गए हैं, आज हम रोड पे आ रहे हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है। ये स्थिति है बसई की। बसई में इतना भय है कि हमारा जब कार्यक्रम चल रहा था तो सुबह से एक वहाँ पे कोई तिवारी है, अनुराग तिवारी, जो मंत्री जी का दामाद है, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी सम्मानीय रामकिंका गुर्जर जी आ गए हैं, उनका तालियों बजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करें। जब हमारी चुनरी यात्रा आरंभ होनी थी तो उसका क्या रोल था? उसका ये रोल था कि वो अपनी वर्दी, उसका इतना डर भय है बसई में कि खाली गाड़ी में, उसकी गाड़ी में सायरन बज रहा है, वो रेंज कोई अधिकारी है, उसकी वर्दी घूम रही थी बसई शहर में कि कोई चुनरी यात्रा में नहीं आए। जब हम बड़ौनी पहुंचे, बड़ौनी में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, 2-2 लोग आते हैं वहां के। जब हमने माई की चुनरी यात्रा निकाली, पूरा बड़ौनी हमारे साथ हो गया, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग हमारे साथ हो गए। लोग कहते धार्मिक कार्यक्रम से क्या होता है? धार्मिक कार्यक्रम से हम सब लोग उनके दिल में जगह बनाते हैं। हम धार्मिक कार्यक्रम करके उनके पास बीच में पहुंच रहे हैं। आज हम जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, हर मोहल्ले में जो हमने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग निर्माण यहाँ पे खलकापुरा में रिसाले महादेव मंदिर पर किया, जो प्राचीन दतिया शहर का मंदिर है, तो वास्तव में उस मोहल्ला में सब हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। तो वो लोग इतने खुश थे कि हम सही बता रहे, उन्होंने हमारी पीठ ठोकी। उनका कहना था कि आज तक कोई कांग्रेसी यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम करने नहीं आए। हमने 20 जगह पे उनके यहाँ जाकर उनके यहाँ उन सबसे अभिषेक करवाया भोलेनाथ का। शुरुआत वहां से की, फिर पकौड़िया महादेव पे की, 3 दिन माई पे किया, यहाँ मड़िया के महादेव पे किया, 14 तारीख को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर है, 21 तारीख को नागेश्वर पे, और यहाँ पर ये कुयापुरा के समाधि वाले बापे शंकर जी पर है। लास्ट सोमवार को बसई में फिर डला जालेश्वर सरकार हैं, जो वो सरकार हैं दतिया के, उनके स्थान पर ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है। उसके बाद हम एक दतिया में बड़ा आंदोलन दतिया में करेंगे, जो हजारों की संख्या में यहाँ दतिया में हम सब लोग किला चौक पर एकत्रित होंगे और इस भाजपा की सरकार को, भाजपा के मंत्री को यहाँ से दतिया के भगाने का काम करेंगे। जो हमारे आज भास्कर राव रोकले जी ने नाम दिया है परिवर्तन संघनाद, तो हम सबको परिवर्तन दतिया से करना है। सितंबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम सब लोग करेंगे, जो हजारों की संख्या में हम सब लोग किला चौक पर आंदोलन करेंगे और वो जेल भरे आंदोलन भी करेंगे। चाहे हमारे कार्यकर्ता जेल जाने को भी हमारे तैयार हैं। बताओ कितने कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार हैं? सब हैं, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। अबे आधे लोग इनके हाथ उठे। अबे देखो, अब समय आ गया है, समय आ गया है लड़ाई लड़ने का, समय आ गया है हम सबको संघर्ष करने का। अब हम सबको घर बैठने का समय नहीं है, अब हम सबको एकजुट होने का समय आ गया है। हम सबको एक मुट्ठी बांधना है, किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम सबको सिर्फ कांग्रेस की बात करना है कि कांग्रेस को दतिया से कैसे जिताएं। कांग्रेस, हम सब लोग संगठित हैं, हमारे सारे बड़े नेता संगठित हैं, लेके हम सबको ये संदेश देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप सब 10 बजे से यहाँ विराजमान हैं। हम आपको और बैठना है, हमारे अध्यक्ष जी भी आ गए हैं। हमारे मेन आज के मुख्य अतिथि भास्कर राव साहब बोलेंगे, उन सबको सुन के ही आप सब लोग जाएं, क्योंकि जो उद्देश्य है वो आप सबके लिए है। जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो सब आपके लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जय जय कमल भास्कर राव रोकड़े साहब।
अब मैं साथियों, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, साथियों किसी को लगता है मध्य प्रदेश में, रोकड़े साहब, किसी को लगता है मध्य प्रदेश में मेरा नौजवान परेशान है, किसी को लगता है मेरे मध्य प्रदेश में महिलाएं परेशान हैं, किसी को लगता है मध्य प्रदेश में मेरा किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से रोकड़े साहब आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय भास्कर साहब रोकड़े जी। ठीक है। सम्यक यात्रा, सम्यक अभियान संकल्प यात्रा के दौरान इस आध्यात्मिक नगरी दतिया में आयोजित संकल्प महासभा में पधारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर जी, पूर्व विधायक कमलापत आर्य जी, सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर हेमराज शंकुले जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस के पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, साथियों, इस दतिया नगर में इस अभियान को लेकर मैं तीसरी बार आया हूँ। थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा, क्योंकि आज जो तीसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ है कुछ बड़े उद्देश्य को लेकर हुआ है, और आज जितनी भी बातें आप मेरी सुनेंगे, इन सारी बातों को लेकर आपको डोर टू डोर पहुँचना है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो बात को भी नहीं रख पाएंगे, आधी अधूरी बातें रखेंगे, और फिर वही बात है, आरोप लगाना है, प्रत्यारोप करना है, समस्या है समाधान नहीं है। और हम जिन मुद्दों को लेके आए हैं, समस्या तो है लेकिन हमारे पास समाधान भी है। हम केवल समस्या की बात करने नहीं आए, इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक विषय को रख रहा हूं, वो ये कि अशोक दांगी जी मुझसे मिलने आए थे। ये सम्यक अभियान के मुद्दों के बारे में उनने कहीं से सुना तो मुझसे चर्चा किए। मैंने कहा भाई एक दो कार्यक्रम अटेंड कर लो तो पता चलेगा। भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। मई माह में ये कार्यक्रम हुआ था, मेरे ख्याल से 30 मई की बात है, 22 मई की है, नहीं 30 मई को, 30 मई 2022 को, 30 मई 2022 को भोपाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें अशोक दांगी जी आए। उसके बाद 19 जून 2022 को ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और उस तत्पश्चात मेरे पास आए तो बड़े काफ़ी कुछ हद तक असमंजस की स्थिति में थे। उत्साह तो था लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी। मुझसे उन्होंने कहा, सर मेरे यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं इस अभियान को लेकर निकलूँगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, युवा कैसे आएंगे, उनको आने देंगे क्या नहीं, ये भी ठिकाना नहीं है। लोग बड़ा आतंक सा माहौल है, बड़ा डर सा माहौल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आदि आदि ढेर सारे सवाल।
मैंने अशोक जी से कहा, अशोक जी, अंग्रेजों के सामने जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, सन 1857 की क्रांति को लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं और इतिहासकारों ने बताया है तो हम भी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में वे देसी रियासतदारों की अपनी खुद की लड़ाई थी। उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ प्रभावित हो रहा था, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। ये बात अलग है कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव उसी समय रखी गई और उससे वातावरण सृजित हुआ, इसलिए उस आंदोलन को हम निश्चित स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन मानते हैं। लेकिन उसके बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन धीरे 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 आगे बढ़ा, कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था, मैं बहुत अपने विषय पे जल्दी आने जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था वो गठन ये था कि उस समय की ब्रिटिश हुकूमत को लोकतांत्रिक कैसी बनाई जाए, जनोन्मुखी कैसी बनाई जाए, उस हुकूमत को याद दिलाना है कि वो दिशा से न भटके। लेकिन जब वो दिशा से भटकने लगी तो कांग्रेस से जितने जुड़े हुए लोग थे, महानुभाव थे, उन सब लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया। महात्मा गांधी जब तक आए तब तक वातावरण कुछ अलग बन गया था। अब कांग्रेस के अधिवेशन पर अधिवेशन होने लगे, गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन चलाएंगे, उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की बात नागपुर अधिवेशन में रखी तो कुछ लोग सहमत थे, अधिकांश लोग असहमत थे। प्रस्ताव तो पारित हो गया लेकिन कोई चलने तैयार नहीं था। गांधी जी अकेले निकल पड़े। ये कई लोगों को पता नहीं है, इतिहास में बड़े मुश्किल से ये चीज़ें मिल पाती है। तो उसके बाद वे सबसे पहले छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा में रुके और वहीं से घोषणा कर दिया उन्होंने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत अब यहाँ से हो गई। एकला चलो रे, खूब सुने हैं आप लोगों ने, एकला चलो रे। आखिरकार कई लोगों के मन में सवाल आता है कि गांधी जी के साथ तो बड़ी भारी भीड़ चली, लोग चले, फिर ये एकला चलो रे का क्या मतलब है? एकला चलो मतलब बढ़ जाओ अच्छे उद्देश्य को लेकर। जब आप अकेले बढ़ जाओगे तो आपके साथ कारवां चल निकलेगा। मैंने अशोक जी को समझाया। मैंने जब ये सम्यक अभियान शुरू किया तो शैलेंद्र जी को बुलाया था, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को। मैंने बोला ऐसा ऐसा अपने को करना है। इन्होंने किसी प्रकार से बट किंतु परंतु नहीं किया, अपना अभियान शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 लोग जुड़ते गए। लोगों के मन में सवाल भी आता ये कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि 2018 के टाइम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य के लिए चुनाव की प्लानिंग मेरे द्वारा तैयार की गई थी और खासकर कांग्रेस के लिए की गई थी, किसी और के लिए नहीं की गई थी। मैं सन 1989 से पॉलिटिकल प्लानर भी हूँ और ये पॉलिटिकल प्लानिंग करने के कारण ही एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने मेरे को 1995 में गुरुदेव की उपाधि दे दिया। तब से बहुत सारे लोग गुरुदेव कहने लगे, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं था, काम करते चले गए। अब मध्य प्रदेश में सरकार 2018 में बनी और कुछ वर्ष समय के बाद में कैसे सरकार गिरी वो सब जानते। सरकार गिरने के बाद ये बात मंच से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन आप सब कार्यकर्ता आपको जानकारी में होनी चाहिए। सरकार गिरने के बाद सबको लगा कि उपचुनाव में पुनः सरकार बन जाएगी, लेकिन मुझको विश्वास नहीं था। मैंने बोला जिस धन बल के बल से सरकार अभी विधायकों को खरीद फरोख्त करके बनी है, तो उसी धन बल के भरोसे ये सरकार डबल से नहीं आएगी, वही सरकार रहेगी। अब इस बात को जानने के बाद मैंने आखिर क्या किया जाए, लोगों के बीच कैसे जाए, मूल समस्या क्या है, उस पर चिंतन करना शुरू किया। चिंतन करते करते मेरा ध्यान वोटर्स के कंपोनेंट पर पहुंचा। क्या हम बुजुर्ग लोगों पे काम करें? क्या हम घर को चलाने वाला जो मुखिया है उस पर काम करें? क्या हम महिलाओं पे काम करें या हम युवाओं पे काम करें? तो मैंने सारे कंपोनेंट्स पर विचार करते 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 जब आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा, मैं एक कॉलेज में गया, मेरी 3 किताबें आई, 30 किताबें लिख चुका हूँ, 3 किताबें युवाओं पर आई थी। ये किताब हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया था, कैरियर जेनिथ के नाम से, एक उत्कर्ष पथ, एक बुनियाद रत्न।
तीनों किताबें थी कि 10वीं के बाद बच्चे कौन से कोर्स में जाए, 12वीं के बाद कौन से कोर्स में जाए, कॉलेज में कौन सा कोर्स करे, इससे क्या संभावनाएं मिलेगी, उनका जीवन कैसे संवरेगा, आदि चीज़ें। जब ये किताबें बहुत चर्चा में आई तो महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के प्रबंधकों ने मुझे व्याख्यान के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब मैं एक कॉलेज में गया, थोड़ा ध्यान देने की बात है, जब मैं एक कॉलेज में गया तो कुछ युवाओं के बीच जाके खड़ा रहा, वो आपस में बात कर रहे थे, यार कुछ भी हो, कैसी भी समस्या क्यों न रहे, लेकिन हमें अपने माँ बाप का स्वप्न पूरा करना है। युवा क्या बोलते हैं? आप लोगों ने कभी भी ये नहीं बोलते कि हमें अपना स्वप्न पूरा करना है। युवा हमेशा ये बात करते हैं आपस में, हमें अपने माँ बाप का स्वप्न पूरा करना है। ये बड़ी बात है। तो हमारा ये अभियान केवल युवाओं का अभियान नहीं है। युवाओं का अभियान इसलिए है कि जब युवाओं का भविष्य संवरेगा तो उनके माता पिता परिवार सबका जीवन स्तर बदल जाएगा। सबसे जुड़ा मामला है। अगर मान के चलो 30-35 साल का एक युवक है, उसका बच्चा 5-6 साल का है, उससे पूछो क्या स्वप्न है आपका? मैं बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अपने सारे सुख को भूलकर वो बच्चे पर केंद्रित हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, महंगाई से बड़ी समस्या बेरोजगारी है। महंगाई है, उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अगर आपके जेब में 5,000 रुपए है तो 500 रुपए का पेट्रोल डलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेट्रोल का रेट यदि 50 रुपए भी है और आपके जेब में 25 रुपया पड़ा हुआ है तो आप 50 रुपए का भी पेट्रोल कैसे डलाएंगे? अर्थात आपकी आय बढ़ेगी, पैसा होगा तो महंगाई कोई मायने नहीं रखेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरत क्या है? आय के साधन बढ़ाने की। आय के साधन कैसे बढ़ेंगे? जब हमारे युवाओं के लिए हमने अपनी जमीन बेचा, जायदाद बेचा, कर्ज लिया, सब कुछ लिया, उनको पढ़ाया लिखाया, उन्हीं पर सब सारी प्लानिंग किए और उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो फिर आय के साधन कैसे बढ़ेंगे? ये तो चिंताजनक बात है। तो मैंने मूल रूप से ध्यान केंद्रित किया कि नहीं, अब हमको युवाओं के लिए ही कुछ करना है। जब युवाओं के बीच गया, उनसे पूछा कि भाई ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनने बताया तो बेरोजगारी। लेकिन मतलब बेरोजगारी क्यों इतनी बड़ी है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। वही जवाब दे रहे थे जैसे मंच पर खड़े होकर नेता लोग बोलते हैं जोर जोर से, बेरोजगारी बढ़ गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इतने सीट खाली है लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। अरे भाई, ये मूल समस्या नहीं है, मूल समस्या कोई और है। उस मूल समस्या पर जाइए कि कहाँ समस्या पैदा हो रही है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो गया तो उस कंपनी में जितने लोग काम करने वाले उतने तो लगेंगे, उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ती। तब मैंने इस पर बहुत गंभीर अध्ययन किया। गंभीर अध्ययन करने के बाद में 4 ऐसे मुद्दे आए जो उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण से संबंधित है। यदि संभावनाओं का युक्तिकरण सही ढंग से कर दिया गया तो इस प्रदेश से 60% बेरोजगारी। अब बात आई 40% और बचेंगे, इसके लिए क्या करना है? फिर हमने सोचा था एक बिंदु और ऐसा निकल के सामने आ गया, उससे 40% बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। एक बात आई, समानता की बात करते हैं लेकिन आरक्षण का मुद्दा सही नहीं है, आरक्षण तर्कसंगत नहीं है, तो उसको तर्कसंगत बनाने पर भी विचार हुआ। इस प्रकार सारे बिंदुओं पर विचार करते करते 7 मुद्दे निकल के आ गए। कितने मुद्दे निकल के आए? 7 मुद्दे। ये 7 मुद्दे 7 वचन के समान है। क्या के समान है? 7 वचन। और ये 7 वचनों की बात कब की जाती है? कमलापत जी बताइए, कब की जाती है 7 वचनों की बात? शादी के समय की जाती है ना। और उस वचनों को हम सब निभाते हैं कि नहीं निभाते? निभाते हैं ना। तो हमने सम्यक अभियान की शुरुआत किया इस उद्देश्य के साथ, जो भी पार्टी हमारे 7 वचनों को निभाने के लिए सामने आएगी, आगे चलकर यह अभियान उनके साथ होगा। अब साथियों, मुद्दों पर आने के पहले फिर एक बात को सामने रख देना चाहता हूं, तब मुद्दे गिनाऊंगा, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं, बिना कांग्रेस की बात किए कहां मानेंगे। अब मैं भी कांग्रेसी बन गया हूं, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। 22 मार्च 2023 को मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय ले लिया। क्यों लिया? जब इन मुद्दों को लेकर के हमारा अभियान चला,
प्रदेशव्यापी अभियान चला, हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने सब बता दिया कहां कहां अभियान चला। लाखों युवा जुड़ गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, विधायक सब कार्यक्रम में रहते रहे। लेकिन इसके साथ किसान संगठन, भिन्न भिन्न विचारधारा के किसान संगठन हमारे साथ रहे। ओबीसी महासभा वाले, यहां भी पदाधिकारी होंगे, ओबीसी महासभा वाले पदाधिकारी सारे कार्यक्रमों में हमारे साथ चलते रहे। आदिवासी संगठनों वाले, भिन्न भिन्न आदिवासी संगठनों वाले चले, दलित संगठनों वाले चले, गांधीवादी संगठनों वाले चले। देश के जितने प्रमुख संगठन थे वे हमारे सम्यक अभियान के साथ चलने लगे। लेकिन एक बात आई, जब लाखों लोग जुड़ गए तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि सर आप आवाज तो अच्छी उठा रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, हम इससे प्रभावित होकर ही आपसे जुड़े हैं, लेकिन इन मुद्दों का क्रियान्वयन कौन करेगा? जब तक कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आएगा तो इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कैसे करेंगे? या तो आप हमें, अभी आप कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हमको लड़ना है, हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है, तो बिना धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद में भी कुछ नहीं होगा, क्या मतलब निकलेगा? जब तक कोई ना कोई जिम्मेदारी न ले। तब हमने बोला कि भाई क्या करना चाहिए, कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाओ भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारों युवा उसमें शामिल हुए, कार्यकर्ता शामिल हुए। हमने उन सब से विचार विमर्श किया आखिर क्या करना चाहिए। तो सब ने हमसे कहा कि आपको सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा। तो हमने बोला भाई सक्रिय राजनीति में तो आ जाएंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी हमारे मुद्दों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो आप सब ने कहा भाई आप तो कांग्रेस ही हैं। मैंने बोला नहीं, अभी मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी को लगातार सन 1984 से ही मदद करते आ रहा हूं। 1984 से, अभी से नहीं, काम करते रहा हूं कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं बना। क्या करना चाहिए, खूब विचार किया। और मैं उन कांग्रेस के विधायकों को, पूर्व मंत्री जो भी लोग थे, उन सब के प्रति धन्यवाद देता हूं सबको, कि उन लोगों ने कहा नहीं, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन आपको पहले नेतृत्व लेवल पर चर्चा करने के बाद ही पार्टी को ये मुद्दे देना चाहिए। हमने 22 मार्च 2023 को सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लिया। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया, जो भी राजनीतिक दल हमारे सातों मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए फार्मूला पेश करेगा, मैं उसी राजनीतिक दल के साथ जाऊंगा। तो आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन शाम से नेताओं का आना शुरू हो गया। सबसे पहले प्रदेश में सत्ताधारी दल आया। कौन सा है सत्ताधारी दल, जानते हैं ना? कौन सा दल है? हाँ, तब इस भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मेरे पास आए और आके क्या बोला उनने, सर आपको हमारी पार्टी ही आपके लायक का सम्मान दे सकती है, आपके सम्मान के अनुरूप आपको पद दे सकती है, आपके सम्मान के अनुरूप आपके लिए व्यवस्था दे सकती है। मैंने उनसे कहा, मैंने कब मांगा सम्मान? जो मिलना था तो मिल गया है। मैंने कब मांगा पद? मैंने कब मांगी व्यवस्था? मैं तो बड़े बड़े पदों पर ऐसे ही रह चुका हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब मैं जो मांग रहा हूं वो सुनिए। ये 7 मुद्दे हैं, इन 7 मुद्दों का क्या क्रियान्वयन आप सुनिश्चित कर सकते हैं? बोले बिल्कुल करेंगे। बोले कैसे करेंगे, पहले बताओ। बिल्कुल करेंगे से नहीं चलेगा, कैसे करेंगे? तो वो अगल बगल झांकने लगे, किसी की हिम्मत नहीं चली जवाब देने की। तो मैंने बोला बस भैया हम आपके साथ नहीं आ सकते। उसके बाद देश के कई राजनीतिक दलों के नेता आए, किसी ने भी इन मुद्दों के क्रियान्वयन का फार्मूला मेरे सामने पेश नहीं किया। उसके बाद मेरी मुलाकात कमलनाथ जी से हुई। कमलनाथ जी से बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और कमलनाथ जी ने, आप लोगों के लिए गर्व की बात है, कमलनाथ जी ने हमारे सारे मुद्दों को सुना और प्रत्येक मुद्दों पर क्रियान्वयन की बात, कोरी बात नहीं की, बल्कि मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए सटीक फार्मूला मेरे पास पेश किया। जब मुझे लगा कि इनके साथ चलने पर युवाओं के लिए जो मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिन मुद्दों को लेके चल रहा हूं, उन मुद्दों का क्रियान्वयन सुनिश्चित है, तब मैंने
इस अभियान को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया और मित्रों, इसके साथ ही मैंने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू कर दिया। यात्रा निकली है, 2 सितंबर को इसका भोपाल में समापन होना है। हर जिले में हम जा रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, उन्हें सारे मुद्दे बता रहे हैं। अब मुद्दे क्यों बता रहे हैं? मुद्दे केवल इसलिए नहीं बता रहे हैं इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए, इसलिए नहीं बता रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हमारे अशोक जी, आप मेरे छोटे भाई के समान हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आप आज के बाद कभी भी किसी भी मंच से ये नहीं बताएंगे कि आपने किस व्यक्ति को क्या मदद किया। अगर आप मेरे प्रिय शिष्य हैं तो इस बात को बांध करके रख लीजिए। क्यों अशोक जी, सही है? आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने फलाने के लिए किया, फलाने के लिए किया। जिनके लिए भी जो भी आपने किया है उनको याद है, और नहीं है तो बेईमान समझ के छोड़ दो। आपको अपना कर्तव्य निभाना है। जिस प्रकार आपको मैंने कहा कि एकला चलो रे की तर्ज पर मैं निकल गया और मेरे पीछे पीछे कारवां आ गया, और आपने भी वही काम किया। जब आपने पहली बार मेरी सभा आयोजित की, ज्यादा लोग नहीं आ पाए, किसी ने रोक दिया, किसी ने रोका, नहीं जाना है सभा में, नहीं जाना है, आदि आदि, ज्यादा लोग नहीं आए। दूसरी बार किए, काफी लोग आए। अब तीसरी बार है, अब तीसरी बार जो आए हैं ये वो लोग हैं, भले संख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो हर घर तक संदेश मेरा पहुंचा देंगे, मुझे विश्वास है। तो जब आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, आप गांव गांव तक गए, आपने 30 दिवसीय यात्रा निकाली थी ना, गांव गांव तक 30 दिवसीय यात्रा निकाली, आपने संदेश गांव गांव तक पहुंचाया। अब आपके साथ लोग जुड़ चुके हैं, तो अब आपको गिनाने की जरूरत नहीं कि आपने क्या किया, अब लोग जानते हैं आपने क्या किया। और जब आपने लोगों के लिए किया है तो लोग भी आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, मेरे को विश्वास है। तो साथियों, ये तो बात क्लियर हो गई कि अब मैं आपके बीच का बन गया ना भाई। क्यों रामकिंकर जी, अब मैं आपके बीच का बना कि नहीं बना? अब तो स्वीकार करेंगे ना, नहीं तो ये तो नहीं बोलेंगे कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, अब रामकिंकर जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है भैया, ये कांग्रेस का ही कार्यक्रम है। तो हम बताना चाहते हैं, जब युवाओं के लिए बेरोजगारी कैसी दूर हो, इस पर मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरे पास पहला मुद्दा निकल के आया, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु देश के दक्षिण के राज्यों में 56 साल थी और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 58 साल। पास के राज्य महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से घटाकर 56 साल करने संबंधी चर्चा विधानसभा में चल रही थी। उसी समय मध्य प्रदेश में इस बात पर चर्चा चल पड़ी कि प्रति माह महीने की आखिरी तारीख को रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को 400 करोड़ रुपए एक मुश्त राशि देनी पड़ती है, जो साल भर में 5,000 करोड़ और 2 साल में 10,000 करोड़ होती है। अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यदि हम 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा देते हैं तो ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे दूसरे काम में आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, गंभीर विषय है, ये ताली बजाने का विषय नहीं, गंभीर विषय है। सरकार ने सोचा यदि हम 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा देंगे तो 10,000 करोड़ रुपए जो उन कर्मचारियों को रिटायर होते समय दिए जाने हैं वो बच जाएंगे। इस आशय के साथ सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा कि जरा बताओ इससे क्या फायदे क्या नुकसान है। तो उस आईएएस अधिकारी ने रिपोर्ट दिया, जरा ध्यान से सुनिए, आपको बताना है, गांव में जाके, नगर में बताना है, वार्डों में बताना है। उस आईएएस अधिकारी ने कहा साहब बड़े फायदे हैं इसमें। बोले कैसे? पहला फायदा तो ये कि जो कर्मचारी जब नौकरी करने जाता है तो पहले महीने से ही उसकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा होने लगती है। सरकार का वित्त विभाग उसे निवेश प्रणाली में डालता है, निवेश प्रणाली से जो आय होती है उस राशि को सरकार कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं में समायोजित करती है। जब उनकी नौकरी 25 साल की हो जाती है
तब तक उनकी राशि इतनी अधिक सरकार के पास जमा हो जाती है कि उस राशि से मिलने वाली आय से ही उसकी वेतन की पूर्ति हो जाती है। अर्थात फ्री का कर्मचारी मिला 25 साल की नौकरी करने के बाद, वो चाहे जितने साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा लीजिए, है तो फ्री का कर्मचारी, सरकार का कोष पर भार ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, यदि ये रिटायर होते हैं तो इन अपनी सारी राशि लेके चले जाते हैं। उसके बदले में एक और भार पड़ता है कि वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में देनी पड़ती है और पेंशन का टेंशन सरकार पर आ जाता है। तीसरी बात, इनके रिटायर होने पर नए कर्मचारी नियुक्ति करने पड़ते हैं और उन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी सरकार के कोष पर भार पड़ता है। इस प्रकार फायदा ही फायदा है। आप तो 2 साल क्या 10 साल बढ़ा दीजिए। तब सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 साल से 60 साल कर दी। कितने साल की? 60 साल। अब बाद की सरकार ने देखा ये तो बड़े फायदे की बात है, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के बाद में न एक मुश्त राशि देनी पड़ती, न पेंशन देनी पड़ती, न नई नियुक्ति करनी पड़ती, तो उन्होंने बोला और 2 साल बढ़ा देते हैं। तब होशियार आईएएस अधिकारी ने उनसे कहा, अरे साहब ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर युवा भड़क कर सड़क पर उतर आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आप ये खट्टे सबकी रिटायरमेंट आयु 2 साल मत बढ़ाइए। तो बोले क्या करें? पायलट प्रोजेक्ट लागू करके कुछ विभागों के कर्मचारियों की कमी के बहाने 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा दीजिए। यदि युवा विरोध नहीं करते हैं तब सबकी रिटायरमेंट आयु 2 साल बढ़ा देना। तो इन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की कमी के बहाने 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा के 62 साल की, 2 साल तक युवा समझ ही नहीं पाए, कोई विरोध नहीं हुआ और विरोध नहीं होने की वजह से बाद में इनने सब की रिटायरमेंट आयु 62 साल कर दी। अब सरकार ने देखा धीरे धीरे हमको 70 साल तक बढ़ाना है, बड़े फायदे की बात है, फायदा देखती है सरकार। तो सरकार ने सोचा अब क्या करें और बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ा के 65 साल कर दी। बोले देखते हैं 3 साल तक विरोध नहीं हुआ तो सबकी 65 साल कर देंगे। और हाल ही में 1 साल पहले 2022 में सर डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल करते हुए बाकी सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने का निर्णय सरकार ने ले लिया था। लेकिन उसी समय हमारे समयक अभियान ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध शुरू किया और सरकार के कदम ठिठक गए। बोले बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहां सरकार तो रुकी, निर्णय तो ले ली, उसको निर्णय को वापस नहीं ली, लेकिन सरकार ने बोला अभी रुक जाओ, देखते हैं बाद में क्या होता है। तब तक भारत सरकार के भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार के पास अनुशंसा किया। बड़ी विचित्र अनुशंसा, बड़ी विचित्र अनुशंसा की। अनुशंसा यह की कि अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, और यदि वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो उनके पेंशन का भार सरकार पर पड़ रहा है। इसलिए रिटायरमेंट आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। तो 68 साल तक पहले ही पहुंच रहे थे, 5 साल और बढ़ जाएगा, 73 हो जाएगा, 70 और 73 हो जाएगा। कर्मचारी सेवानिवृत्ति नहीं होंगे तो नए युवाओं को मौका मिलेगा क्या? बताइए, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी क्या? उनका अवसर आएगा क्या? आप लोगों का स्वप्न पूरा होगा क्या? आपके बच्चे डिप्रेशन के शिकार नहीं हो जाएंगे? होंगे ना? तो ये बड़ी चिंताजनक बात थी। तब मैंने एक आईएएस अधिकारी का सहारा लिया और मैंने बोला भाई 31 जुलाई 2024 को यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो मध्य प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, इसके आंकड़े दीजिए। उन्होंने आंकड़े निकाले, कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू होने पर 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमने संकल्प लिया सम्यक अभियान के तहत कि 1 जनवरी 2024 को हम प्रदेश में युवा दिवस मनाएंगे और उस दिन प्रदेश में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार को मानना पड़ेगा। होगा क्या मित्रों, समझ गए ना? जब 5,30,000 सेवानिवृत्त होंगे तो क्या होगा? 5,30,000 युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर
सुनिश्चित हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा? 5,20,000 युवाओं के लिए तत्काल नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। ये बात तो पहुंचाना है। अब दूसरी बात, सन 1948 में भारतीय सदन में संविधान सभा हुआ करती थी, तब मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अल्प शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों के लिए बनाया गया। उसके 3 स्लैब बनाए गए, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उसके 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए और उन्होंने कहा, साहब ये है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हमें इतना कम वेतन मिलता है, हमें न्याय दिलाया जाए। तो न्यायालय ने कहा, अरे भाई जो श्रमिकों के लिए कानून बना है वो शिक्षकों पे लागू नहीं होता, मामला खारिज। फिर प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग क्षेत्र के कर्मचारी न्यायालय में गए, उन्होंने भी यही बात रखी। न्यायालय ने कहा, भाई शिक्षित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की कोई भी व्यवस्था शासन की ओर से नहीं की गई है, इसलिए हम इस संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। मामला खारिज। सोचने लायक बात है, जरा सोचिए, चिंतन करिए आप लोग, जल्दी में जाने की मत सोचिए। मेरी बात सुन करके मैसेज लेके गांव में जाइए। अगर आप कांग्रेसी कर्मठ हैं तो आपको इस संदेश को पहुंचाना पड़ेगा, इसी से सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित होगा। तो बड़ी विचित्र बात सामने आती है, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अभी भी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते? प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को कितना वेतन मिलता है? 4,000, 5,000 मिलता है, और सरकारी में जाता है तो 25,000 मिलता है। प्राइवेट में इंजीनियर 10,000 रुपए महीने में काम करता है, सरकारी में जाता है तो 43,800 से शुरुआत होती है। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या सरकारी में काम अधिक है इसलिए वेतन अधिक है? मैंने तो देखा सरकारी में काम कम, सुविधाएं अधिक, वेतन अधिक है, और प्राइवेट में काम अधिक, वेतन कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? आप लोगों में से बहुतों के बच्चे महानगरों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और बड़े परेशान रहते हैं, कुछ बचता ही नहीं। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि कुछ पैसा तो लाके देगा हमको, घर में कहाँ से दे, उसी को नहीं मिलता, उल्टा मांगता है, बड़ी परेशानी है। तो भाई कम से कम प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के समान ही न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं? क्या मानते हैं आप लोग? सरकारी और प्राइवेट में एक समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो हम 1 जनवरी 2024 को सरकार को संकल्प जारी करने के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य क्या करेंगे? अब तो अपनी सरकार बनेगी, वो तो करेगी, कमिटमेंट हो चुका है, कमलनाथ जी ने कहा है हम करेंगे। तो उसमें क्या लिखा होगा संकल्प में होगा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके तहत शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जितना न्यूनतम वेतन दिया जाता है उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। अब हमारे युवा सरकारी में जाए या प्राइवेट में, दोनों ओर संभावनाएं बराबर। तीसरी बात, आउटसोर्सिंग से भर्ती प्रक्रिया। प्राइवेट सेक्टर में 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है और सरकारी में 70% पदों पर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और गजब की बात यह है, बहुत मुश्किल की बात, यहां कुछ प्रशासनिक क्षेत्र के लोग अगर होंगे, रिटायर लोग होंगे, वो तो जानते होंगे, यहाँ शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, आदिवासी वर्ग के भी लोग हैं। मेरे से मिले, अभी मैंने देखा सुना। आप लोगों को पता है आरक्षण की बात तो बहुत करते हैं, पिछले दरवाजे से आपका आरक्षण कहाँ खत्म हो गया आपको पता ही नहीं है। अरे भाई 1000 पद, जरा समझिए इस बात को, समझाना है आपको इसलिए समझिए। 1000 पद किसी विभाग में खाली है, 1000 पदों में से 700 पद आउटसोर्सिंग में दे दिए गए। वो ठेकेदार के आदमी के द्वारा मेन पावर सप्लाई कर दी गई और काम करने लगे, नाम मात्र के वेतन पर 700 पद दे दिए गए, बच्चे 300 पद। यदि आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो 1000 पदों में आदिवासी को कितने वो मिलते हैं, सीट कितनी मिलती? 20% के हिसाब से
200 पद मिलते। कितने मिलते हैं? 200 पद। अब 70% पद तो गए, 700 पद चले गए, 140 पद उनके चले गए। अब बच्चे 300 पद मिलेंगे। कितने? 60 पद, केवल 60 पद। 140 गए। अब तक आदिवासी वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से नौकरी मिल जाती थी, अब क्यों नौकरी नहीं मिल रही? समझ में आई बात? बात समझे कि नहीं समझे? अनुसूचित जाति वाले वर्ग वालों को भी समझने की यही जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है, अभी तक आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। और आउटसोर्सिंग के नाम से दलाली हो रही है, मेन पावर की दलाली। तो हर हालात में 1 जनवरी 2024 के बाद में आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा के रहेंगे। अब बात आती है, ये आउटसोर्सिंग से रोक लगाने पे क्या होगा? अरे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नियुक्ति दी जा रही है कंपनी के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। तो 9,80,000 पदों पर, कितने पदों पर? 9,80,000। याद रखो, 9,80,000 पदों पर शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद एवं शासकीय उपक्रमों में आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है। और वो भर्ती क्या है? 1-1 साल में हटा देते हैं। तो जैसे ही आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी, 9,80,000 पदों पर नियमित नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये 9,80,000 और वो 5,30,000। 9,80,000 और 5,30,000 कितने हुए? 15,10,000। कितने हुए? जरा जोर से बोलिए भाई, आपको खुशी होना चाहिए। कितने हुए? 15,10,000 युवाओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर नौकरी लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कितने का? साधारण बात लग रही है आपको? नहीं ना? कोई बोल सकता है 15 लाख को नौकरी देंगे? नहीं बोला ना अभी तक के? मध्य प्रदेश में किसी ने बोला क्या? कोई सरकार ने बोली क्या? ये शिवराज सिंह चौहान ने बोला क्या? जब किसी ने नहीं बोला तो कांग्रेस बोल रही है ना? तब 15,10,000 की बात प्रचारित करिए आप लोग, डोर टू डोर पहुंचाइए। ठीक है? अब और प्राइवेट सेक्टर में भी 90% पद जो खाली होंगे उसमें भी सब आउटसोर्सिंग बंद होने पर नियमित नेचर की नौकरी लगेगी, ये अवसर बढ़ेंगे। अब चौथी बात आती है, कोरोना के टाइम में जो BR अंबेडकर के द्वारा अंग्रेजों के टाइम में चली गई 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान था, उसको 8 घंटे में बदल दिया गया था। तो विदेशी उद्योगपतियों के दबाव में देश के सत्ताधीश ने वो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया। क्या लगता है आपको? साधारण बात लगती है क्या? क्यों असाधारण है? क्यों समस्या है? अब बताता हूं। देखिए भाई, 8 8 8 8 तिया 24 हो गया। 24 3 शिफ्ट हुई। अब 1,000 1,000 1,000 कितने कर्मचारी हुए? 3,000 कर्मचारी हुए। अब इन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट किया, 12 दूनी 24। एक शिफ्ट वाले कहां गए? कहां गए एक शिफ्ट वाले? बाहर निकल गए। बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। इसी प्रकार विदेशी उद्योगपतियों ने बोला कि आपके यहां ऐसे श्रम कानून बना दिए गए हैं कि एक बार नौकरी पे रख लो तो निकालते बनता ही नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। वो प्रतिनिधि यूनियन के पास जाते हैं, वो न्यायालय में जाता है, फिर हटा नहीं सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आप सारे श्रम कानून हटा दीजिए, हमें नौकरी पे रखने और निकालने की आजादी दे दीजिए। तो हमारे देश के सत्ताधीश जो है बड़े चौड़े सीने वाले हैं, मालूम है ना? सीना चौड़ा है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला मेरा सीना जितना चौड़ा दिल भी उतना बड़ा है, और ये दिल गरीबों के लिए नहीं है, उद्योगपतियों के लिए है। इसलिए उनने उद्योगपतियों के लिए अपना बड़ा दिल बताते हुए क्या किया? सारे श्रम कानून हटा दिए। उससे क्या हुआ? कंपनी में जो पुराने कर्मचारी थे जिनका वेतन 60,000 70,000 80,000 हो गया था, कंपनियों ने सोचा अब तो श्रम कानून गए, अब तो न्यायालय जा ही नहीं सकते, इनको हटाओ, 5,000 7,000 8,000 10,000 के कर्मचारी रख लो। और उन्होंने सारे कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ी। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि नौकरी से हटाए जाने के बाद में वो सब बेरोजगार होकर के लोग गांव गांव में आ गए थे। कोरोना काल में आए थे कि नहीं आए थे? बहुत सारे बेरोजगार आए।
जो घर से 10 साल 15 साल पहले निकल गए थे वापस आए कि नहीं आए? आप बता सकते हैं आप बेरोजगारी क्यों बढ़ी? तो हम क्या करेंगे, पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करवाएंगे, पुराने श्रम कानूनों को बहाल कराएंगे, पुनः नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग नौकरी बाहर करने गए उनको बता देना, ये जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं उनकी समस्याएं जल्दी सुनी नहीं जाती, सुनने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं होता, सरकार के पास कोई प्लेटफार्म नहीं होता, किसके पास जाए शिकायत करने। तो मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र की कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनेगा। क्या बनेगा? प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। ये हुई हमारी 4 बात। ये है संभावनाओं के युक्तिकरण की बात। यदि हम संभावनाओं का युक्तिकरण कर देते हैं तो 60% बेरोजगारी दूर हो जाती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब मेरे ख्याल से रामकिंकर जी ये बताइए, अपने जिले में मेरे ख्याल से 60% के आसपास ओबीसी की आबादी होगी ना? 70% है? 70% है ओबीसी की आबादी। कहां पर? दतिया जिले में। क्या आप लोग मानते हो ऐसा है? क्यों भाई, कितनी आबादी है दतिया जिले में ओबीसी की? 70% है। 70% आबादी को 14% आरक्षण मिले, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है क्या नहीं है? ये न्याय संगत है क्या? नहीं है ना? अब आपको हम बताते हैं, जरा राज की बात सुनिए। ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि आधा अधूरा ले लो। 70%, पूरे प्रदेश में 54% है। कितना है? 54%। अब 54% आबादी को अगर किसी ने 27% भी देता है बोले तो भी हमारी मांग पूर्ति नहीं होती। होती है क्या? जितनी आबादी उतना आरक्षण चाहिए। कितना चाहिए? अरे जरा एक बार बोलो भाई, कितना आरक्षण चाहिए? आबादी के अनुपात में आरक्षण चाहिए। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के सब पदाधिकारी बैठे हैं। जहां गिरने वाले हो मैं वो बात बताता हूं। अधिकांश लोग जो ये दूसरे पार्टी के हैं ये कहते हैं कि राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले, वो तो वीपीसी ने लागू कर दिया। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते? ये बोले जाते हैं ना। ये बात बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। किसी भाजपा के नेता और किसी पार्टी के नेता में अगर दम है तो मेरे से आके बात करके देखे, मैं बताऊंगा क्या सही है। तो बात यह है, अब आपको रखना है ये बात लोगों के बीच में। बात यह है कि इसको मैं थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूं 5-7 मिनट में। बात यह है कि देश जब स्वतंत्र हुआ तो जो जातिगत उपेक्षा के शिकार थे, जिनको कि अछूत माना जा रहा था, उस समाज को अनुसूचित जाति वर्ग के तहत रखा गया। जो वनांचल में रहते थे उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत रखा गया और ये मनसा जाहिर की गई कि इनको मुख्य धारा से जोड़ना है तो आरक्षण देना पड़ेगा। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी ब्रिटिश काल में। 1931 की जातिगत जनगणना को आधार मानते हुए देश में कुल 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की पाई गई और 7.5% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की पाई गई। तो कुल 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को देश में दिया गया। कितना दिया गया था? थोड़ा सा आप सुनेंगे तो जरा ये करेंगे, इससे क्या याद होगा। कितना दिया गया था? 22.5%। 22.5% SC/ST को आरक्षण दिया गया। उसके बाद में विचार चला कि अरे ये तो गलत हो जाएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी वर्ग की आबादी 50% से अधिक है, उनको अगर 7.5% आरक्षण देते हैं तो बड़ा अन्याय होगा। तब देश के नीति निर्धारकों ने निर्णय लिया कि राज्य को यह छूट दी जाए कि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में आरक्षित वर्ग की आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। मतलब आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के अधिकार किसको दे दिए गए? राज्य सरकारों को दे दिए गए, प्रदेश सरकारों को दे दिए गए 1950 में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोग न्यायालय में गए
और उनको ये बात ठीक नहीं लगी, न्यायालय में बात रखने पर न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दिया, क्या? आरक्षण आप आबादी के अनुपात में दे तो सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तब यह व्यवस्था बनने के बाद में मध्य प्रदेश की बात कर दूं, यहां मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी वर्ग था, 16% अनुसूचित जाति वर्ग था, दोनों को मिला के 36% आरक्षण SC ST के लिए यहां हो गया। सन 1974 में इंदिरा गांधी ने यह संकल्प जारी की कि OBC वर्ग को भी आरक्षण देना है। 1979 में पहली बार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग बना। उस मंडल आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट 1982 और 84 में दी और फाइनल रिपोर्ट राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, यह ध्यान रखिए, फाइनल रिपोर्ट मंडल आयोग ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके समक्ष प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? सन 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार देश में कुल 44% आबादी OBC वर्ग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने संबंधी व्यवस्था दी है तथा देश में पूर्व से ही 22.5% आरक्षण SC ST वर्ग के लिए लागू है, इसलिए यह आयोग 27% आरक्षण OBC वर्ग को देने की सिफारिश करता है। 27 और 22.5 कितना हुआ? 49.5%। इस रिपोर्ट को देखने के बाद राजीव गांधी ने क्या कहा, यह सुनिए, जो गलत तरीके से जो बात रख रहे हैं उनके लिए। राजीव गांधी ने कहा 1931 में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। उन आंकड़ों को अब कैसे विश्वसनीय माना जा सकता है? जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक इस रिपोर्ट पर अमल करना संभव नहीं है। इस कारण उन्होंने रोका। दूसरी बात, उन्होंने कहा यदि मान भी लिया जाए 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार 44% आबादी OBC वर्ग की है, तो 44% आबादी को हम 27% आरक्षण क्यों दें? उनके साथ न्याय कैसे हो सकता है? जबकि राज्यों को यह अधिकार दिए जा चुके हैं कि राज्य आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। इस कारण से उन्होंने उस रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उस समय लागू करने से मना कर दिया। अब जल्दीबाजी में VPC ने उन त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को ही लागू करके रख दिया। उससे क्या हुआ? 27% आरक्षण OBC वर्ग को दे दिया गया। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में यदि 27% आरक्षण आया तो पहले से ही यहां 36% आरक्षण SC ST के लिए था। यदि 27 करते तो 63 हो जाता, इसलिए मजबूरी में 14% आरक्षण OBC वर्ग को दिया गया। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई? राजीव गांधी ने गलत किया क्या? राजीव गांधी ने गलत किया था क्या? राजीव गांधी क्या चाहते थे? आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। राजीव गांधी यही चाहते थे ना? तो यह बड़ी विचित्र स्थिति बनी। उसके बाद OBC वर्ग ने क्या किया? क्या करना है, पहले भी जनरल में थे, अभी भी जनरल में रहेंगे, वो सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करते चले गए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अचानक 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और व्यवस्था आ गई कि आरक्षित वर्ग का कोई भी आवेदक अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता। उसके बाद यह स्थिति बनी कि 54% आबादी वाला OBC वर्ग 14% में सिमट कर रह गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मैंने माना कि जनगणना का अधिकार भारत सरकार का है, प्रदेश सरकार का नहीं होता, लेकिन संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, कोई भी राज्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकता है और उस अधिकार के तहत मध्य प्रदेश में प्रत्येक जाति का सर्वे सुनिश्चित किया जाएगा। और जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उसे पहले न्यायालय के पास, और न्यायालय से भी निदान नहीं होगा तो सदन में रखते हुए आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाए। अब एक बात आती है, हमारे जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, कुछ हैं, उनके दिमाग में ये बात आती है, क्या हुआ? पत्रकारों ने भी मुझसे पूछा ये क्या हुआ, फिर आरक्षण पे आरक्षण। हम एक चीज बताना चाहते हैं, यदि कोई पढ़ा युवक जो है सबसे अधिक अंक लाता है अर्हकारी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसे
अधिकार तो प्राथमिकता के साथ चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था देनी पड़ेगी, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% बचाते हुए 10% आरक्षण सबसे अधिक अंक लाने वाला, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, 10% आरक्षण सबसे अधिक अंक लाने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत देने का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्या होगा? सही मायने में समानता का सिस्टम प्रदेश में लागू होगा, और जब मध्य प्रदेश में समानता का सिस्टम लागू होगा तो अंततः पूरे देश में भी लागू करना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या हुआ? ओबीसी वर्ग 27% की मांग मत करे, कितने प्रतिशत की करे? आबादी के अनुपात में मांग करे। अब यह बात हुई हमारी पांचवी। छठवीं बात अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। आजकल अधिकारी कर्मचारियों को बार बार अपमानित किया जाता है। कार्यकर्ता हो इसलिए मैं बात को भी रखना चाहूंगा, क्योंकि आपको जवाब मंच पे नेताजी आए, ये तहसीलदार, ये कलेक्टर, ये पटवारी, ये फलाना, इसने ऐसा किया, और उसको गंदी गाली देना, अपमानित करना शुरू हो जाता है। और जब वो नेताजी देते हैं तो बात अलग है, उनके साथ साथ हमारे युवा भी वही चालू हो जाते हैं। आप पहले का टाइम था, गांव के पटवारी को पटवारी साहब कहते थे, मास्टर को मास्टर साहब कहते थे, ग्राम सेवक ग्राम सहायक को बाबू साहब कहते थे, कलेक्टर एसपी आदि का बड़ा सम्मान होता था, सम्मान का भाव था। अब क्या हो गया? ये पढ़ा लिखा युवक भी जाता है गांव में, पटवारी को बोलता है, पटवारी है मास्टर, और बदतमीजी चालू। और ये पुलिस वाले दिखे अगर सामने में, ठुल्ला आ गया ठुल्ला। ये धारणा बन चुकी है, कितनी अपमानजनक स्थिति है। तो मैं युवाओं से बार बार कहता हूं, आप लोग भी युवाओं से संकल्प दिलाइए। मैं युवाओं से कहता हूं, गाली देने में बहुत मजा आता है, गाली खाने पे पता चलता है कि उस पर क्या बीतती है। तो अभी जब आप गाली दे रहे हो और आप जब सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपको भी गाली पड़ेगी, फिर रात की नींद हराम हो जाएगी, घर में जाकर के गुस्सा किसी पर उतारोगे। जैसे अभी गाली खाने वाले अधिकारी अपने पत्नी पर गुस्सा उतारते हैं, मालूम है कि नहीं है? घर में जाते हैं पत्नी पर गुस्सा उतारते हैं कि बोले बहुत गाली पड़ी आज। तो ऐसी स्थिति ना बने अपमान की, इसलिए मैं युवाओं से संकल्प दिलाता हूं, आप भी दिलाइए गांव में, कि हम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को उनके पद और कद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे भी। और यदि किसी ने उन्हें अकारण अपमानित करने का प्रयास किया तो उन्हें सबक सिखाने से भी नहीं चुकेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। यह बात, यह धारणा सब में होनी चाहिए। और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अधिकतर, मुझे मालूम है, तो आप गांव में जाकर के युवाओं को जब ये संकल्प दिलाएंगे तो आपके सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो ग्राउंड पे लगे हैं वे भी आपके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। अब आती है सातवीं बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको लेकर के बड़ी धारणा गलत हो गई है। गलत क्यों हुई है कि लोगों को ऐसा लगता है, जब मैं राजा महाराजा बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि फलाने का विरोध है, ढेकाने का विरोध है। ऐसा नहीं है। 561, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा गलत भ्रम की स्थिति है लोगों में, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। 561 रियासतें थी पूरे देश में स्वतंत्रता के टाइम में। तो इन रियासतों के विलीनीकरण का काम शुरू हुआ देश में। तो विलीनीकरण क्या था? ये स्वतंत्र रियासतें थी ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत थी। इनके ऊपर राज करने के लिए एक रेजिडेंट बैठा होता था, ये खुद ही गुलाम थे, इसलिए इनको अधिकार मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। जब राष्ट्रवादी संगठन को सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया भारत में, तब जो सरकार भारत की बनती उसमें पूरी इनकी संपत्ति का विलय हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने मनमाने अधिकार मांगे। हमको इतना राजस्व मिलता था, हमको इसका भत्ता मिलना चाहिए, हमको न्यायालय जाने की छूट देना चाहिए, इतने तोपों की सलामी चाहिए, आदि आदि ढेर सारी मांगे उनने रखी, एकजुट हो गए। तो क्या हुआ? राजभत्ता की मांग चली। तो देश के 561 रियासतों के लिए अलग अलग उनकी जितना बड़ा रियासत थी उसके आधार पर राजभत्ता तय हुआ। देश में कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको 8,098 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में अर्थात प्रिवी पर्स के रूप में, राजभत्ता के रूप में दी जाती थी। वो देश के कुल बजट का 28.13% होता था। विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता था। श्रीमती इंदिरा गांधी समाजवादी सोच की थी और उन्होंने सन 1960 में ही कांग्रेस के लिए समाजवाद अपनाते हुए उस पर काम शुरू किया और उन्होंने बोला कि राजा महाराजाओं को मिलने वाला प्रिवी पर्स बंद होना चाहिए। उन्होंने प्रिवी पर्स बंद करने का निर्णय लिया। तो 28% राशि जो उनके प्रिवी पर्स में जाती थी
वो देश के विकास में खर्च होने लगी। तो हम उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैंकों पर भी राजा महाराजाओं का ही अधिकार था, तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। खदानों पर उनका कब्जा था, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसी प्रकार उनके समय में जो कंपनियां स्थापित हो गई थी उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसी समय से सम्मानजनक नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आप जानते हैं उस समय कोविनेंट मर्जर बना था रियासतों का कोविनेंट मर्जर इस टाइप से बना था कि उनकी जितनी संपत्ति है उसमें से उतनी संपत्ति उनके पास दी जाए ताकि उनका जीवन चल सके, और बाकी सारी संपत्ति सरकारी हो जाएगी। क्योंकि उन्हीं के सब अधिकारी कर्मचारी बैठते थे, तो उन्होंने क्या किया, संपत्ति जितनी उनके नाम पे होनी थी नियमानुसार वो तो रखे, बाकी सारी संपत्ति को पास पड़ोस के लोगों के नाम से, नातेदार रिश्तेदार आदि के नाम से, और तो और कुत्ते बिल्लियों के नाम भी करा दिया। और बाकी जो संपत्ति थी उसको एसेट्स के रूप में प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना करके उसमें रख लिया। हमारे यहाँ पे एक महाराजा हैं, उनकी वंशज है, उनके पास में 138 ट्रस्ट हैं, 138। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। इंदिरा गांधी ने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन वो चाहती थी कि ये पूरी संपत्ति सरकारी हो जाए, वो काम अधूरा रह गया। एक बात। दूसरी चीज, उस कोविनेंट मर्जर में लिखा है कि 1947 से पहले राजगद्दी पर बैठे राजा महाराजा अपने जीवन पर्यंत महलों और किलों में रह सकेंगे। ये बात स्पष्ट थी कि अगर उनका निधन हो जाता है तो उसके बाद उनके वंशज उन महलों और किलों में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक महत्व के, पुरातत्व महत्व के हैं, सरकारी हो जाएंगे। लेकिन उनके वंशजों ने उन महलों और किलों पर भी अपना कब्जा बना के रख लिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राज्य के लिए। कोई संपत्ति, महर्षि मनु, हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो महर्षि मनु और महर्षि जैमिनी ने भी बोला था, किसी भी राजा की स्टेट की जो संपत्ति है वो राजा की निजी संपत्ति नहीं होती, वो प्रजा की होती है। निजी संपत्ति होती ही नहीं, तो वो तो सरकार की हो जानी चाहिए थी, वो गलत है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश पर कितने का कर्ज है जानते हैं आप लोग? 3 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज है। और थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए, 3 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज हमारे मध्य प्रदेश पर है। और हमारे इस मध्य प्रदेश में ही एक रियासतदार की वंशज ऐसी हैं कि उनके पास में 3 लाख करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है। यदि वो सरकारी हो जाती है तो हमारा राज्य कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारा राज्य कर्ज मुक्त होगा कि नहीं होगा? आप चाहते हैं ना राज्य कर्ज मुक्त हो जाए? अब बाकी महाराजाओं की जो संपत्ति है वो सरकारी होगी, तो उससे हम क्या करेंगे हम बताना चाहते हैं। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकता। आधुनिक खेती करने के लिए इंडस्ट्रियल फार्मिंग शुरू करनी पड़ेगी, जो हम करना नहीं चाहते अपने देश में। ये कमलनाथ जी हैं जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में साफ बोल दिया था कि भारत में कभी औद्योगिक खेती नहीं होगी, क्योंकि भारत की आत्मा में कृषि बसती है। तो यहां औद्योगिक खेती नहीं की जा सकती, लेकिन उद्योगों पर केंद्रित कम्युनिटी फार्मिंग की जा सकती है। किसानों को संगठित करके कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन स्थापित की जा सकती है, और उस उद्योग की मांग के अनुरूप कृषि उत्पादन शुरू होगा। कृषकों का उत्पादन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रोसेस्ड होकर विदेशी बाजार में जाएगा, तो किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 2 से 10 गुना। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट से किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी, और किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, तो इससे 40% बची हुई बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार हमारा यह राज्य पूर्णतः बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा, और यहाँ अवसर ही अवसर दिखाई देंगे, राज्य प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। एक बात जरा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब मैं रियासतदारों की बातें करता हूँ तो थोड़ा भ्रम है लोगों में। रियासतदार जिनको राजा लिखे जाते थे वो जनरली नहीं थे रियासतदार। रियासतदार महाराजा होते थे, जिनको महाराजा बोला जाता था। महाराजा के यहाँ एक प्रशासनिक इकाई थी राजा, और उसके नीचे इलाकेदार, ये प्रशासनिक इकाई थी। इसलिए हमारा फोकस महाराजाओं पर है। किस पर है? जरा ध्यान दीजिए, जोर से बोलिए, सुन लिए हैं तो। हमारा फोकस किस पर है? महाराजाओं पर। महाराजा की संपत्ति सरकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग लागू होनी चाहिए। किसानों की आय बढ़ाना चाहिए।
किसानों के बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करना चाहिए। तो कांग्रेस ने हमारे इन मुद्दों को, इस अभियान को अपनाया है। इस राज्य को नवक्रांति की ओर ले जाना है। इस राज्य के मॉडल को विश्व के प्रगतिशील और विकासशील देशों को, विकसित देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश 5 साल में विश्व प्रसिद्ध विकसित राज्य बन के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई रामचंद्र गुर्जर जी से अनुरोध है कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय रामचंद्र सिंह गुर्जर जी। भाई से बोल लो, भाई से बोलिए। सत्ता परिवर्तन संघनाथ सम्मेलन सम्यक अभियान संकल्प यात्रा के मुख्य अतिथि माननीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक आदरणीय चाचा कमलापत आर्य जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय अशोक दांगी जी, मंच पे विराजमान आदरणीय रोकड़े साहब के साथ उपस्थित हुए सभी सम्मान्य अतिथिगण, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डी जाटव जी, सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण, सभी कार्यकर्ता साथी, आज हमारे बीच में बड़े ही विस्तार से आदरणीय रोकड़े जी ने हमको बताया हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण के बारे में, हमारे बिगड़ती हुई जो अनुपात है नौकरियों में उसके बारे में, किसानों के अधिकारों के बारे में बहुत ही विस्तार से हमको बताया। कांग्रेस की रीति नीति के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में जो देश के हित में उन्होंने काम किए, हमारे रोकड़े जी ने बड़े विस्तार से बताया है। और हम सब देख भी रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण हमारा आरक्षण हमसे छिन रहा है, हमारे अधिकार हमसे छिन रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान कर्ज के नीचे दब रहा है, महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जाति आदिवासियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार निरंतर हो रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ इस आताताई, इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ना है। हमको पूरे संघर्ष के साथ काम करना है। आने वाले चुनाव में इनको मध्य प्रदेश के उखाड़ करके फेंकना है। ऐसे संकल्प के साथ माननीय कमलनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। और जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हैं, वो भ्रम को दूर करना है। हम सबको मेहनत करना है। निश्चित ही आने वाला समय हमारा है। हमारे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनते हैं तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के किसानों का, युवाओं का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनके अधिकार उनको मिलेंगे। काफी विस्तार से आप चर्चा सुन चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।